नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस अकेडमी में। आज का डेट है 22 जून 2022 एंड डेली के करंट अफेयर्स के हमारे सोर्सेज असम ट्रिब्यून, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज हम लोग उठाने वाले हैं। एनीवेज, पीडीएफ लिंक जो रहेगा इस ओल पीडीएफ का वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। रिगार्डिंग एडमिशंस इन भद्रा एस अकेडमी एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट दीज नंबर्स, या फिर आप हमारे वेबसाइट www.bhadrasacademy.in में भी लॉग इन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहला यहाँ पर न्यूज़, असम ट्रिब्यून अगर आप खोलिएगा तो एडिटोरियल पेज में देख लीजिएगा। देखिए 3 ऐसे एडिटोरियल होते हैं ना, 4, ठीक है। तो ये वाला इफ आई एम नॉट रॉन्ग राइट, एडिटोरियल राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के बारे में दिया हुआ था। बताया गया था असम में, अगर देख लीजिएगा हमारा जो कानून है ना, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, उसका इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा लैक्ड इम्प्लीमेंटेशन है, जिसके कारण दिव्यांग लोग, देखिए इनकी हिंदी में तो दिव्यांग ही कहा जाता है ना पर्सन विद डिसेबिलिटीज को, राइट। तो इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, राइट। ऐसा हालत अभी है दैट इनको अभी भी बहुत रीजन में तो सेकंड क्लास सिटीजन्स काइंड ऑफ ट्रीटमेंट मिलता है। सेकंड क्लास सिटीजन्स मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो अगेन जो क्या होता है ना दैट पहले क्या होता था दैट अगर आप डाउन द लेन चले जाइएगा 15-20 साल पहले, राइट, उनको देखने का नज़रिया कुछ अलग ही रहता था, राइट। कोई भी अगर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस चले जाइएगा, कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती थी जो कि इनको एकोमोडेट कर सकती थी। बट अभी के समय देख लीजिएगा, बहुत समय ऐसे सरकारी स्कूल्स देख लीजिएगा, कॉलेजेस देख लीजिएगा, इंस्टीट्यूशंस देख लीजिएगा, रेलवे स्टेशन देख लीजिएगा, जहाँ पर दिव्यांग लोगों के एक्सेसिबिलिटी के लिए बिल्कुल प्लेटफॉर्म दे दिया गया है, राइट। तो सेकेंड क्लास सिटीजन मतलब ट्रीटमेंट मतलब वही डिफरेंटली एबल्ड लोगों को अलग अलग सेक्टर्स में, जो सोशल सेक्टर्स होते हैं बेसिक, जो कि एमिनिटीज उनको मिलनी चाहिए, जैसे हेल्थ की एमिनिटीज, एजुकेशन की एमिनिटीज, लाइवलीहुड की एमिनिटीज, वो उन्हें प्रॉपरली नहीं मिल पा रही है। और बहुत सारे कुछ चैलेंजेस यहाँ पे दिए गए थे। और ऐसे देखो क्या होता है ना दैट आर्टिकल कोई भी अगर दिया हुआ है तो हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है वो अपने के लिए हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे बोला गया है दैट देखो क्या होता है ना, अगर कोई सिंपल अगर से फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिसऑर्डर्स होते हैं, राइट। किन्हीं का पैर नहीं है, किन्हीं का हाथ नहीं काम कर रहा है, किन्हीं का आंख नहीं काम कर रहा है, किन्हीं का कान नहीं काम कर रहा है, राइट। तो उनके लिए उनको एक पर्टिकुलरली सर्टिफिकेट होना पड़ेगा, तभी आप उसका डिसेबिलिटीज का फायदा उठा सकते हो, राइट। तो वो जब तक आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तब तक उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। नाउ प्रॉब्लम क्या है ना दैट से फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्सन ए है जो कि डिसेबल्ड पर्सन है, उन्होंने एप्लीकेशन तो दे दिया दैट हमें हमारा ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्लीज दे दिया जाए, बट ये सर्टिफिकेट देने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया जाता है। कहीं ना कहीं स्वावलंबन जो गाइडलाइंस है उसका भी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा लेथार्जिकली हो रहा है, जिसके कारण जो ये डिसेबिलिटीज कार्ड मिलने वाले थे उन्हें 30 दिन के अंदर, वो 30 दिन के अंदर नहीं मिल पाते हैं। इनफैक्ट देखो अगर उन्हें हमें मेन स्ट्रीम में जोड़ना है तो हमें फोकस कहाँ से करना पड़ेगा, उनके चाइल्डहुड के समय से, राइट, जब वो बच्चे होते हैं ना। जब वो बच्चे होते हैं तब उनका एडमिशन जो होता है ना मेन स्ट्रीम स्कूल सिस्टम में, वो काफ़ी ज़्यादा लेथार्जिक है, समझ लो। तो ये भी एक मेजर पॉइंट हम बोल सकते हैं जहाँ पर आप इसको देख सकते हो दैट हाँ यहाँ पर कोई ना कहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर उनको मतलब प्रॉपरली स्कूल में इम्प्लीमेंटेशन नहीं, उन्हें प्रॉपरली एडमिशन्स नहीं मिलेंगे नॉर्मल बच्चों के साथ, तब वो लोग नॉर्मल कैसे बन पाएंगे, राइट। उनको तो स्पेशल अलग अलग ट्रीटमेंट मिलेगा, उन्हें भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, पता है, उन्हें भी नॉर्मल ट्रीटमेंट चाहिए जैसे आप नॉर्मल लोगों को किया जाता है। देयर इज अ लैक ऑफ स्पेशल डेडिकेटेड एंड ट्रेन्ड टीचर्स। जी हाँ, वही चीज़ यहाँ पर भी बोला जा रहा है दैट देखो इनको सिखाने के लिए प्रॉपरली गाइड की ज़रूरत होती है, मेंटोर की ज़रूरत होती है। मैं और आप नॉर्मली इन्हें नहीं सिखा सकते हैं, राइट। तो उसके लिए भी स्किल्स चाहिए ना, तो उन टीचर्स की कमी है काफ़ी ज़्यादा। वैसे तो देखो स्टेट गवर्नमेंट जॉब में इनका 4% रिजर्वेशन ज़रूर दिया हुआ है, बट 4% बहुत ज़्यादा होता है, राइट। और इन 4% भी पता है कभी भी 100% फिलअप नहीं होता। इनफैक्ट बोला गया है इन असम सिंस 2000 फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इज एब्सोल्युटली लो। मतलब अगर देख लीजिएगा इंक्लूजन जो है ना असम में पर्सन विद डिसेबिलिटीज का ओवरऑल सेक्टर्स में, ये माफ कीजिएगा, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा कम है, ऐसा बोला गया है इस आर्टिकल में। नेक्स्ट दोस्तों असम ट्रिब्यून से ही ये न्यूज़ लिया गया है, आप इसको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से डायरेक्टली इंक्लूड कर सकते हो।
भारत गौरव ट्रेन के बारे में बताया जा रहा है, जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में चल रहा है। ऑफ कोर्स इंडियन रेलवेज के भारत गौरव स्कीम के अंडर ये ट्रेन चलाया जा रहा है, एंड ये ट्रेन किसके बीच में चलाया जा रहा है? इंडिया और नेपाल के बीच में ना। ये ट्रेन जो है ना दोस्तों, रामायण सर्किट को जोड़ेगा। आपको तो पता है हमारे स्वदेश दर्शन स्कीम जो हमारे देश में चल रहा है ना, उसमें वेरियस सर्किट्स बनाए गए हैं जो कि डेडिकेटेड सर्किट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोस्टल सर्किट्स है, राइट, तो अगेन वो कोस्टल जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो चीज आपको घुमाया जाएगा, राइट। या फिर सोचो हेरिटेज सर्किट है, राइट, तो हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स आपको घुमाए जाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही वेरियस सर्किट्स बनाए गए हैं जिसमें रामायण सर्किट आता है, जिसमें अब रामायण सर्किट में कौन कौन से रीजन में आपको ट्रेन ले जाएगी बताइए? वही रीजन्स में ना जो क्या राम के जीवन से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वही चीज यहां पर भी बोला जा रहा है। और आपको तो पता ही है जनकपुर, राइट, तो जनकपुर की जो टेम्पल है दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट अगर आप हमारा रामायण देख ले टेक्निकली तो, ठीक है। तो इसीलिए अभी एक ट्रेन को उद्घाटन किया गया है अंडर द भारत गौरव ट्रेन स्कीम बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, जिससे जो भी टूरिस्ट रहेंगे और जो भी इस सर्किट्स में घूमना चाहेंगे उनको एक ग्लिम्स मिलेगा दैट इंडिया और नेपाल का रिच कल्चरल हेरिटेज कितना ज्यादा रिच है, राइट। नेक्स्ट दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज लिया गया रिगार्डिंग जेनेवा पैकेज। वैसे देखो मैं पहली बता दे रहा हूँ, कल के न्यूज़पेपर में भी ये हम लोगों ने देखा था बट मैंने इंक्लूड नहीं किया था प्रॉपरली, राइट। मैं वेट कर रहा था दैट डिफरेंट अलग न्यूज़पेपर्स का एक जगह सेग्रीगेट करके मैं आपको जिससे मटेरियल पहुंचा सकूं, राइट। तो अगेन आप इसको एग्जामिनेबिलिटी पॉइंट ऑफ प्रीलिम से तो जोड़ ही सकते हैं, बट साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशन से भी डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, करंट अफेयर्स, क्योंकि इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स में क्या क्या चीजें चल रहा है। जैसे ये WTO के बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं, जेनेवा पैकेज, राइट। अभी क्या हुआ रिसेंटली 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें टेम्पररी कुछ वेवर्स मिला है, कुछ कंट्रीज का रिक्वेस्ट था, जैसे कोविड-19 वैक्सीन्स बनाने के लिए वेवर, ई-कॉमर्स ट्रेड करने के लिए वेवर, फूड सिक्योरिटी और डिफरेंट जैसे लिमिट्स लगाने के लिए ऑन हार्मफुल फिशिंग सब्सिडीज, ये सब के रिलेटेड कुछ डेवलपिंग कंट्रीज एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज डिमांड कर रही थी, और फाइनली यह मान लिया गया है। और ओवरऑल जो ये पैकेज लाया गया है उसको हम लोग कह रहे हैं जेनेवा पैकेज के नाम से, राइट। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस WTO में होता है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस WTO का एक टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो क्या यूजुअली हर 2 साल में मीट करता है। ऑल द मेंबर्स ऑफ WTO आर इन्वॉल्व्ड इन दिस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस और दे टेक डिसीजंस ऑन ऑल द मैटर्स जो क्या दुनिया भर में मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स को कंसर्न करती है ना। मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट मतलब दुनिया भर में जो ट्रेड चलता है, राइट। ओवरऑल तो रूल्स बनाया जाता है ना इन ट्रेड पैक्ट्स के द्वारा, जैसे जेनेवा पैकेज आ गया, राइट। तो कौन बना रहा है? WTO बना रहा है, राइट। बट वहीं पर आप खुद सोच लीजिए, जैसे आपने पता होगा ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, राइट। आपको पता होगा रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, है ना, जिसमें ऑफ कोर्स इंडिया पहले इंक्लूड था बट अभी नहीं है ना। तो सवाल होता है दैट क्या ये ट्रेड पैक्ट्स में WTO रूल्स बनाएगी? क्या नहीं, ये रीजनल ट्रेड पैक्ट्स हैं, है ना। और यहां पे बात की जा रही है मल्टीलैटरल ट्रेड पैक्ट्स की। एनीवेज WTO की 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है ये जेनेवा में कंडक्ट किया गया था, फैक्चुअल बेसिस का पॉइंट था ना। सवाल होता है की टेक अवेज क्या क्या हम लोगों ने इससे निकाला है। पहला बात तो बोला गया है कर्टेलिंग ऑन हार्मफुल फिशिंग सब्सिडीज। अब देखिए बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है ना जो क्या इलीगल एंड अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग्स करते हैं, जैसे चाइना, राइट, सबसे टॉप के लिस्ट में आता है, राइट। अब ये तो किया ही जाता है, साथ ही साथ इनमें इनडायरेक्टली सब्सिडीज भी प्रोवाइड करवाई जाती है, जिससे क्या ओवरऑल जो नॉर्मल कंट्रीज हैं जो क्या इलीगल एंड अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग्स नहीं करते हैं उनको प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि आप खुद सोचिए ना, आप अगर इलीगल तरीके से जो क्या दुनिया ने अलाउ नहीं किया तभी भी आप वहां पर जाकर फिशिंग कर रहे हो, तो अगेन सोचो दुनिया ने यहाँ पर X अमाउंट फिशिंग एक्सट्रैक्ट करने के लिए अनुमति दी है, बट आप वहां पे 2X अमाउंट एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तब वो तो गलत है ना। इससे क्या होगा, उस रीजन की इकोलॉजी में इंपैक्ट पड़ेगा, समझ रहे हो। तो वही चीज यहां पर बोला जा रहा है दैट उसको कर्टेल करने के लिए स्टेप्स उठाए गए हैं, जिससे ओवरऑल जो प्रोटेक्ट किया जा सके ग्लोबल फिश स्टॉक्स। इनफैक्ट एक टर्म दिया गया था यहाँ पर ओवर फिशिंग के बारे में। अगर बाई चांस आपसे पूछ ले दैट ओवर फिशिंग जो है ये होता क्या है, तो वो आप जान के रख लीजिए दैट देखो, जैसे मैंने यही वाला एग्जांपल लिया ना, ये ओवर फिशिंग का ही एग्जांपल था।
मतलब आपको सोचो यहाँ पे एक्स अमाउंट एक्सट्रैक्ट करने दिया गया है, बट आप अगर एक्सप्लॉइट कर रहे हो फिशेस at a pace which is faster than the pace which is being assigned to different countries, then that is a condition of overfishing. और कहा जाता है currently standing at 34% overfishing हो रहा है दुनिया भर में as per the United Nations का Food and Agriculture Organization का रिपोर्ट. आप समझ जाइए, है ना. तो ये एक बहुत बड़ा इशू तो है ना. नेक्स्ट, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को रिलेटेड बात की गई है. देखो एक्चुअली ये वाले पॉइंट आप कंसिडर कर सकते हो. इंडिया ने जो रिसेंटली बैन किया है ना वीट के एक्सपोर्ट में, सिर्फ इंडिया नहीं किया, बस ऐसे बहुत सारे डिफरेंट अदर कंट्रीज भी है जिन्होंने बैन किए हैं. तो अगेन डिफरेंट एक्सपोर्ट्स के जैसे आप ले लो इंडोनेशिया, राइट. तो उन्होंने पाम ऑयल के एक्सपोर्ट में बैन लगा दिया है ना. तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के बारे में बात की गई है. हर एक मेंबर्स ने एग्री किया है ऑन ए बाइंडिंग डिसीजन दैट एग्जम्प्ट करेंगे वो फूड परचेज बाय यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंडर. अगर कोई भी देश से फूड परचेज किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल अगर यूनाइटेड नेशंस का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंडर इंडिया से वीट प्रोक्योर किया जा रहा है, राइट, फॉर ह्यूमैनिटेरियन पर्पसेस, राइट, तो उसमें लेकिन एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस कोई भी देश नहीं लगाएगा. जैसे अभी एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है इंडिया के द्वारा, राइट. तो इंडिया उस केस में नहीं लगाएगा, राइट. और यही नहीं, हाउएवर कंट्रीज वुड बी अलाउड टू रेस्ट्रिक्ट फूड सप्लाईज. अब सोचो हमारे देश में अकाल है ना, और उस समय लेकिन ये सब चीज़ हम लोग नहीं मानेंगे. बाई चांस हमारे देश में इनफ अगर वीट है तब तो हम लोग देंगे, बट अगर हमारे देश में ही अकाल आने वाला है तब लेकिन हम लोग ये सब चीज़ नहीं मानेंगे. क्यों? क्योंकि हमें डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी भी तो इंश्योर करना पड़ेगा ना, बट साथ ही साथ ग्लोबल फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर करना पड़ेगा. ये भी हमारा दायित्व है एज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री, राइट. तो ये नेक्स्ट, कोविड-19 वैक्सीन प्रोडक्शन को लेकर है. हर मेंबर्स ने एग्री किया है दैट टेम्पररीली वेवर दे दिया जाएगा ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज पेटेंट्स. अगर आपने सोचो कोविड-19 का वैक्सीन मैन्युफैक्चर किया है, आपके पास उसका पेटेंट है, तो दुनिया भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो भी आपके इसका पेटेंट किया हुआ है कोविड-19 वैक्सीन्स के लिए. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं डिफरेंट मेडिकल टूल्स नहीं बोल रहा हूँ जिससे आप डायग्नोज या फिर ट्रीट कर रहे हो कोविड-19 को, ना, उन पर पेटेंट रिलीफ नहीं मिला है. किस पर मिला है? कोविड-19 के वैक्सीन के फॉर्मूला पर. आप बिना पेटेंट होल्डर के कंसेंट से आने वाले 5 साल तक उस दवाई को मैन्युफैक्चर कर सकते हो. क्यों? क्योंकि दुनिया में कोविड-19 एक पैंडेमिक एंड इसको कंसर्न करना कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है. नेक्स्ट इज करंट मोरेटोरियम्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशंस हैज बीन एक्सटेंडेड. नाउ देखो, मेंबर कंट्रीज ने एग्री किया टू एक्सटेंड ऑन करंट मोरेटोरियम ऑन not imposing custom duties on electronic transmission. Electronic transmission मतलब until of course ये I mean ministerial conference 13, अभी तो 12 है ना, तो next ministerial conference तक 2 साल तक बेसिकली कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाया जाएगा ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन मतलब समझे, ये सोचो ऑनलाइन अगर मैं यूएस के कोई कंपनी से ई बुक खरीदना चाहता हूँ या फिर सॉफ्टवेयर या फिर फिल्म कुछ खरीदना चाहता हूँ, उस केस में कस्टम ड्यूटीज लगाना. ठीक है, देखो टैक्स तो टेक्निकली हमको अभी भी पे करना पड़ रहा है, राइट. आप सोचो यूट्यूब में कुछ सब्सक्रिप्शन खरीदे, राइट, तो टैक्स तो पे करना पड़ता है ना आपको, सरकार को, है ना. तो वो अलग बात है, बट यहाँ पे केस लेकिन अलग है. ठीक है, दैट अभी नेक्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस तक ये सब इसमें कस्टम्स ड्यूटीज सरकारें नहीं लगा सकती. इंडियाज इंटरेस्ट हैज बीन सिक्योर्ड. कैसे भाई? इंडिया एंड डिफरेंट अदर डेवलपिंग कंट्रीज जो है दे वर एबल टू विन सम कंसेशंस ऑन फिशिंग सब्सिडीज. देखो अब क्या है ना, हमारे देश में आपको पता है दैट बहुत सारे स्मॉल स्केल फार्मर्स होते हैं जो कि अभी भी आर्टिशनल फिशिंग करते हैं. आर्टिशनल फिशिंग मतलब वही पुराना जाली ले जाते हैं, पुराना इंस्ट्रूमेंट से ही फिशिंग करते हैं, राइट. मतलब अभी जो समय के साथ साथ जो चेंजेस हुए ना, तो इन फिशर पीपल ने अडाप्ट नहीं कर पाया है. तो ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे कंट्रीज हैं, सिर्फ इंडिया ही नहीं है. ठीक है, तो इन्होंने वेवर ले लिया है दैट देखो भाई, जिससे हमारे को WTO जो है फिर कटघरे में जिससे फ्यूचर में ना खड़ा करे. ठीक है, द एग्रीमेंट्स होल्ड दैट देयर वुड बी नो लिमिटेशंस ऑन सब्सिडीज ग्रांटेड ऑन मेंटेन्ड बाय डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फॉर फिशिंग विद इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. अगर विद इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अगर कुछ फिशिंग एक्टिविटीज चल रही है, उसमें अगर कुछ सब्सिडी सरकारें दे रही हैं, तो अलाउ किया गया है डेवलपिंग और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को, राइट. तो ये सब कुछ थे आपको जेनेवा पैकेज के बारे में, जो कि आपको जानना पड़ेगा, अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट,
इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज़ लिया गया रिगार्डिंग फूड सिक्योरिटी के बारे में एक आर्टिकल था, तो आई थॉट ऑफ मेंशनिंग इट अप। जीएस एग्रीकल्चर के इस टॉपिक से आप इसको आराम से रिलेट कर सकते हैं। कहा गया है सप्लाई डिस्ट्रप्शंस ड्यूरिंग द पैंडेमिक एंड रशिया यूक्रेन वॉर हैव लेड मेनी नेशंस टू थिंक अबाउट सेल्फ सफिशिएंसी। बहुत देश अभी कहीं ना कहीं बार बार सोच रहे हैं दैट ये आत्मनिर्भर, जैसे इंडिया आत्मनिर्भर भारत हो रही है ना, तो सब देश अपने सेल्फ रिलायंट होने की सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइप ऑफ एक्सटर्नलिटीज कंडीशंस कभी भी फ्यूचर में आ सकती है आने वाले समय में, राइट? जैसे अभी क्या हुआ है, रशिया का एक्सपोर्ट बैन हुआ है ऑन व्हीट एंड सनफ्लावर ऑयल, यूक्रेन्स बैन ऑन फूड स्टेपल्स, एक्सपोर्ट ऑफ फूड स्टेपल्स वही है, राइट? इंडोनेशिया ने पाम एक्सपोर्ट, ऑयल एक्सपोर्ट पे बैन कर दिया, अर्जेंटीना ने बीफ एक्सपोर्ट पे बैन किया है, वैसे तुर्की, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान ने बैन किया ऑन डिफरेंट ग्रेन प्रोडक्ट्स, इंडिया ने व्हीट पर बैन कर दिया है, राइट? तो ये सब दुनिया भर में हमें देखने को मिल रहा है ना, और ये सब मेनली क्यों हो रहा है? रशिया और यूक्रेन के वॉर के कारण ही हो रहा है, लेकिन मेन इसका बहुत बड़ा रीजन है, राइट? तो वही चीज बोला गया, सडन एक्शन सच एज दीज, जो कि अभी देख रहे हैं रशिया यूक्रेन, ये तो किसी को प्रेडिक्टेबल, किसी ने प्रेडिक्ट तो नहीं किया था ना दैट होगा ही, राइट? ये तो सडनली चीज हो गया। इससे कहीं ना कहीं ग्लोबल ट्रेड में बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, और ऊपर से आप सबको ही अपना बैन लगा रहा है, ठीक है? तो अचानक से सब कुछ हो रहा है ना, तो आप खुद सोचो, हमारा व्हीट, हमारे पास तो व्हीट है, बट क्या हमारे पास अभी पाम ऑयल है? पाम ऑयल है भी तो बहुत उसका रेट बढ़ गया है देश में, आपको पता होगा अगर तेल खरीदते होगे तो, ठीक है? तो वही चीज बोला गया, प्रेशर ऑन ग्लोबल ट्रेड जो है ये बढ़ गया है। इट हैज लेड टू द स्पाइक इन द प्राइसेस ऑफ दिस कम्युनिटीज, जिससे वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी जो है बहुत ज़्यादा थ्रेट हो रहा है, एंड द फूड इंपोर्टिंग कंट्रीज को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए तो यहाँ पे बोला गया ना दैट दिस हैज लेड मेनी नेशंस टू थिंक अबाउट सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ क्रिटिकल फूड आइटम्स। अब सोचो, बीफ नहीं भी खाओगे तो चलेगा, राइट? बट चावल या गेहूं, आटा, ये सब नहीं खाने से चलेगा? नहीं चलेगा, राइट? वही सबसे पूरा इकोनॉमी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। आप खुद सोचो ना, पिज्जा जो खाते हो ये है क्या? दिस इज ऑल्सो व्हीट, सब्स्टिट्यूट ही है ना व्हीट का, ठीक है? तो ये हमें समझना पड़ेगा। 10 सच डिसरप्शंस इन सप्लाई चेन हैज मेड इंडिया टू रीथिंक अबाउट सेल्फ सफिशिएंसी एज वेल। इंडिया को भी रीथिंक करने में मजबूर कर दिया। कुछ स्टैटिस्टिक्स मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर देना चाहता हूँ। इन स्टैटिस्टिक्स के सारे, अगेन दिस विल इवेंचुअली बेनिफिट यू ओनली। जैसे कहा गया, इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर में इतना बिलियन टच किया गया था अगेंस्ट द एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स। मतलब एक्सपोर्ट हमारा एग्रीकल्चर इंपोर्ट से ज्यादा है, हम लोग ज्यादा माल इंडिया से बाहर भेजते हैं एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर इंपोर्ट, ठीक है? पहली बात तो दिमाग में रखिएगा, है ना? इसको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कहीं पर लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट दिमाग में कहीं ना कहीं याद रखिए फिलहाल के लिए। दिस मीन, अच्छा हाँ, ये ऐसा भी हो सकता है दैट कल को नेक्स्ट ईयर अगर इकोनॉमिक सर्वे आए इंडिया का, वो आप जरूर देख लीजिएगा दैट उसमें कहीं ऐसा पासा पलट तो नहीं गया ना, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे फाइनली ऑथेंटिक सोर्सेज होता है आपके लिए टू डिटरमाइन वेदर दैट सोर्स ऑफ न्यूज इज ट्रू और नॉट। वो सरकारी डॉक्यूमेंट है भाई, आपको सरकारी एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो टेक्निकली यू नीड टू फॉलो दैट ओनली। दिस मीन्स दैट इंडियन एग्रीकल्चर इज लार्जली ग्लोबली कॉम्पिटिटिव अनडाउटेडली, बट बिगेस्ट एग्रीकल्चर इंपोर्ट आइटम क्या है? वो है एडिबल ऑयल। ध्यान दीजिएगा, एडिबल ऑयल जो है ना, इंडिया अकाउंट करता है 59% ऑफ इंडिया का एग्रीकल्चर इंपोर्ट बास्केट। मतलब जितना भी अमाउंट एग्रीकल्चर रिलेटेड हम चीज इंपोर्ट करते हैं उसमें 59% तो हम लोग ऑयल ही इंपोर्ट करते हैं भाई मेरे। एडिबल ऑयल पीने वाला, दैट इज पीन डायरेक्टली तो नहीं पीते हैं, अगेन सब्जी वब्जी बनाते हैं उससे, जैसे जिसमें कौन कौन सा ऑयल आता है? सनफ्लावर ऑयल आता है, राइट? उसमें जो कि हम लोग बेसिकली रशिया और यूक्रेन से इंपोर्ट करते हैं। सोयाबीन ऑयल आता है जो कि हम लोग ब्राजील, अर्जेंटीना, मतलब साउथ अमेरिकन कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। और बचा पाम ऑयल जो कि हम लोग इंपोर्ट करते हैं कहाँ से? इंडोनेशिया, मलेशिया से। और इंडोनेशिया में से तो आपको पता है दैट उन्होंने बिल्कुल बैन करके रखा हुआ है, ठीक है? पाम ऑयल कंप्राइजेस मोर देन 50% ऑफ इंडिया का एडिबल ऑयल। जितना भी एडिबल ऑयल है उसमें 50% से ज्यादा पाम ऑयल का है, और पाम ऑयल ही बैन कर दिया है इंडोनेशिया ने। आप खुद सोच के देखो। इंडियन इंपोर्ट is 50 to 60% of the edible oil requirements. The excessive dependence on imports has raised the pitch for आत्मनिर्भर in edible oil. ये इंडिया में हुआ है। That अगर इस टाइप का सिचुएशन देखे, we never know, right? कल को नाटो और रशिया में झगड़ा हो गया, फिर क्या करोगे? फिर तो और भी ज्यादा दरिद्र सिचुएशन आ जाएगा, है ना? तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में लॉन्च किया था नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम, ठीक है? जिसके तहत मेन एम क्या है दैट हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है पाम ऑयल का, वो हम लोग 2025-26 तक बढ़ा के अभी जितना हो रहा है उसके 3 गुना कर देंगे, राइट?
यही नहीं, इट विल रेज द एरिया अंडर ऑयल पाम कल्टीवेशन। अच्छा, ये एरिया होगा कहाँ पर? इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट फोकस किया गया है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को फोकस किया गया है, क्योंकि दीज आर द रीजन्स व्हिच प्रोवाइड्स रिस्पेक्टिवली मोर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ दीज ऑयल पाम। बट जब भी इस टाइप के एक्सक्लूसिवली आर्टिकल रहेगा ना, आप देखिएगा, मैंने तो बहुत आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं, तो उसमें बीच बीच में आता है नॉर्थ ईस्ट में जब भी ऑयल पाम लगाने की बात की जाती है तो यहाँ के लोग मना करते हैं। क्यों पता है? क्योंकि ऑयल पाम अगर आप लगाओगे ना, वहाँ की इकोलॉजी बर्बाद हो जाएगी आपकी, ठीक है? तो इसीलिए इकोलॉजी को रोकने के लिए बेसिकली प्रोटेस्ट चलते रहता है। चलो, ये सब तो चीज़ें होती रहेगी, है ना, और आपको भी पढ़ना ही पड़ेगा, एग्जाम निकालना ही पड़ेगा। अंडर the scheme oil palm farmers will be given financial assistance। now financial assistance क्यों भाई? आप खुद सोचो, कोई एक पर्टिकुलर रीजन है जहां पर आप ग्रेन उगा रहे हो, ठीक है, गेहूं उगा रहे हो, अचानक से वहां पे पूरा ऑयल पाम उगाओ, ठीक है, यू आर फाइन विद इट। बट ऑयल पाम जो उगाओगे वो क्या है ना, प्लांटेशन क्रॉप है भाई, मतलब एक बार उगाओगे तो 4 साल बाद ही वो अपना रिजल्ट देगा, ठीक है? तो 4 साल तक क्या करेगा किसान? तो उसके लिए बोला गया है दैट फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवाया जाएगा सरकार के द्वारा ड्यूरिंग दिस जेस्टेशन पीरियड ऑफ 4 इयर्स या फिर 5 इयर्स, जब तक भी ये प्लांट प्रॉपरली फ्रूट देना स्टार्ट ना कर दे, ठीक है? समझ गए? चलो नेक्स्ट दोस्तों, इस PIB से एक एक्सट्रैक्ट किया गया, आप GS3 इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एस्पेक्ट से इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं। बात की जा रही है रिगार्डिंग मेजर इकोनॉमीज फोरम ऑन एनर्जी एंड क्लाइमेट, MEF। इसका एक वर्चुअल समिट मीटिंग कंडक्ट किया गया था, जिसमें यूनियन मिनिस्ट्रीज हैव कॉल्ड फॉर इस फोरम में टू लॉन्च द ग्लोबल मूवमेंट ऑफ लाइफ, दैट इज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ये तो आपको पता होगा, इतना न्यूज में हम लोग पढ़ते हैं ना। पहले बात तो इस मीटिंग का एम देख लेते हैं, दैट इज MEF, दैट इज मेजर इकोनॉमीज फोरम ऑन इन एनर्जी एंड क्लाइमेट, इसको स्टार्ट किया गया था 2009 में यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बैराक ओबामा जी के द्वारा, ठीक है? एम इस मीटिंग का क्या था? इसका एम था was aimed at galvanizing actions both developed as well as developing countries का that are to strengthen energy security and tackle the climate crisis। मतलब energy security as well as climate crisis को लेकर एक momentum build करना है, ये इसका मेजर एम है इस ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है? इंडिया एट MEF 2022, इंडिया ने क्या क्या बोला है? देखो भैया, हम लोगों ने तो इंस्टॉल किया है 159 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी, जिसमें न्यूक्लियर भी आता है, राइट? ड्यूरिंग द लास्ट 7.5 ईयर्स इंडिया ने इंस्टॉल किया सोलर एनर्जी कैपेसिटी एंड इट हैज इंक्रीज ओवर 18 टाइम्स। मतलब 7.5 साल पहले हमारा जो सोलर कैपेसिटी जो अभी है उससे 18 गुना कम था। हम लोगों ने बहुत पेस से इस चीज को अचीव किया है। इंडिया का एनुअल पर कैपिटा एमिशन हैज are only a third of global average and its cumulative GHG emission is less than 4%। ये देखो डेटा है, फैक्ट है, ये सब आप याद रखिए काइंड ऑफ, राइट? इंडिया का पंचामृत गोल भी आपको याद करना पड़ेगा। इट इज बीइंग फ्रूटिफाइड थ्रू वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट। चलो ये तो क्या मैं बताऊं, एक ही चीज है। अच्छा हाँ, ये चीज जरूर आप बता सकते हो दैट इंडिया कहीं ना कहीं लो कार्बन पॉलिसीज को अडॉप्ट कर रही है और इसके सेक्टर में इंडिया ने एक बहुत बड़ा मिशन लॉन्च किया इंडिया में, जिससे हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे दैट ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया जाए और उससे हम लोग अल्टीमेटली काइंड ऑफ, ये भी रिन्यूएबल सोर्सेज है ना, और इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। नेक्स्ट, बैनिंग सिंगल यूज प्लास्टिक। इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज़ लिया गया था, GS3 के इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, इस टॉपिक से आप इसको आराम से रिलेट कर सकते हो। सेंटर ने बैन कर दिया यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक फ्रॉम जुलाई 1 एंड they are now defined at a list of single use plastic item that will be banned from this date। वैसे तो देखो अभी तक सिंगल यूज प्लास्टिक बहुत हद तक बैन भी किया जा चुका है, राइट? बट बहुत ऐसे यूज प्लास्टिक्स अभी भी हैं जिसको अभी तक बैन नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स ड्यू टू मतलब उसका अगर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हो तब ना आप बैन करोगे उसमें, है ना? जब तक अवेलेबल नहीं हो तब तक तो बैन करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है? सो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है दैट नोटिफिकेशन निकाला गया MOEFCC के द्वारा, जिसके द्वारा दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, जिसमें यह बोला गया दैट देखो अगर आप सिंगल यूज प्लास्टिक का कोई पे भी मैन्युफैक्चरिंग बाहर से इंपोर्ट करना, उसको स्टॉक करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, सेल करना, या फिर यूज कर रहे हो आप सिंगल यूज प्लास्टिक विच इंक्लूड्स पॉलीस्टाइरीन एज वेल एज एक्सपैंडेड पॉलीस्टाइरीन कमोडिटीज, वो बिल्कुल प्रोहिबिट किया जा रहा है फ्रॉम द डेट दैट इज 1 जुलाई 2022। 100% बैन कर दिया जाएगा।
स्टेटस अगर देख लोगे अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट दैट इज मिंडेरो फाउंडेशन रिपोर्ट 2021, बोला गया दुनिया भर में ग्लोबल सिंगल यूज प्लास्टिक जो होता है ना, अच्छा हाँ मैं तो बोलना ही भूल गया आपको, सिंगल यूज प्लास्टिक होता क्या है। देखो जैसे आपने कभी भी माजा पिया है, माजा, तो आप देखोगे इस टाइप का कैन रहता है और यहाँ पे एक स्ट्रॉ रहता है, ठीक है। क्या आप इस स्ट्रॉ को ले जाकर फिर घर में ले जाते हो और उसको अलमीरा के भीतर में घुसा के रखते हो या फिर उससे आप घर में जाके उसी स्ट्रॉ को ले जाते हो घर में पानी पीने के लिए? नहीं, राइट। आप वहीं पर उठा के वहीं पे फेंक देते हो, राइट ना। आप सोचो कहीं पे खा रहे हो, राइट, आपको एक चम्मच मिला प्लास्टिक का, क्या आप उस चम्मच को धोकर फिर अपने घर ले जाते हो? नहीं, राइट। तो यहाँ पर ये स्ट्रॉ जो हुआ ये सिंगल यूज कर रहे हो आप इसका। ये जो चम्मच था ना स्पून प्लास्टिक का, ये भी आप इसको सिंगल यूज कर रहे हो। सो दीज आर कॉल्ड सिंगल यूज प्लास्टिक्स, है ना। तो और बोला जा रहा है सिंगल यूज प्लास्टिक जो है ये थर्ड ऑफ प्लास्टिक्स है प्रोड्यूस्ड ग्लोबली, जिसमें 98% जो प्लास्टिक्स है वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो देखो एक तो ये इन्वायरमेंट के लिए खराब है प्लास्टिक अपने आप में, ऊपर से जो 98% मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वो अल्टीमेटली आप फॉसिल फ्यूल के थ्रू इस्तेमाल कर रहे हो। देख रहे हो डबल नुकसान हो रहा है ना इन्वायरमेंट को, है ना। इंडिया फीचर्स इन टॉप 100 कंट्रीज इन द सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन। इनफैक्ट इंडियाज डोमेस्टिक प्रोडक्शन अगर देख लीजिएगा वो 8 मिलियन मेट्रिक टन है। चलो इतना याद नहीं करना पड़ता है। इंडिया का पर कैपिटा जनरेशन जो है ये 4 kg है ओवरऑल प्लास्टिक का, राइट ना। सवाल होता है ये सिंगल यूज प्लास्टिक जो है SUP सिंगल यूज प्लास्टिक ये कॉज ऑफ कंसर्न क्यों है? 2 कॉज ऑफ कंसर्न है। इन्वायरमेंट को तो हार्म करती है क्योंकि दीज आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, राइट। तो आप डायरेक्टली इसको या तो बर्न कर दे रहे हो या फिर लैंडफिल्स में डाल दे रहे हो, तो उससे क्या होगा दैट ऑफ कोर्स उस रीजन की इकोलॉजी बर्बाद होगी। बट साथ ही साथ GHG इमिशंस, है ना। एक तो इसको बनाने के लिए 98% फॉसिल फ्यूल लग रहा है ना। ऊपर से अगर आप उसको डिस्पोज ऑफ करना भी चाहते हो इनडायरेक्टली तो उससे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस भी फर्दर निकलते रहते हैं, ठीक है। तो अगेन नुकसान ही नुकसान, चारों तरफ से नुकसान, ठीक है। सो व्हाट आर द आइटम्स बीइंग बैंड? तो ये दोस्तों एक काम करो, ये आप ना खुद से पॉज मारो वीडियो को और खुद से पढ़ो। जैसे CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अनाउंस किया है ईयरबड्स, वो कान में जो घुसाते हैं नहीं हो जिसमें बहुत आराम आता है जो कान में, है ना, वो वाला। बलून में स्टिक्स होते हैं प्लास्टिक्स के, उसको कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स, कटलरी आइटम्स जो क्या वही चम्मच प्लास्टिक वाला चम्मच वो सब अब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। कप्स, ग्लासेस, जैसे बहुत सारे प्लास्टिक की ग्लासेस भी तो मिलती है ना। अभी तो खैर कुल्हड़ में भी चाय मिलता है ना। उसके बाद वो एक कागज वाला आता है ना नेस्कैफे जिसमें बाहर में लिखा हुआ रहता है, वो वाला भी आता है, ठीक है। तो ये सब तो खैर आता ही है। पॉलिथीन बैग्स, द मिनिस्ट्री हैज already banned polythene bags under 75 microns। जो पतला पतला पॉलिथीन होता था ना उसको बैन था। वैसे तो अभी भी आप ये देख रहे होंगे चल ही रहा था, बट अभी तो एकदम जुलाई 1 से कहा जा रहा है स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जाएगा। बट हाँ पहले भी इसको बैन किया गया था, राइट। बट अगेन लूप होल्स निकाल के लोग यूज कर ही रहे थे, है ना। एंड फ्रॉम दिसंबर इतना द बैन विल बी एक्सटेंडेड टू पॉलिथीन बैग्स अंडर 120 माइक्रॉन्स। मतलब अभी जो पॉलिथीन बैग जो अलाउ किया जाएगा वो रिसाइक्लेबल वाला पॉलिथीन बैग ही अलाउ किया जाएगा, जिसका मिनिमम जो आपका विड्थ हो वो 120 माइक्रॉन्स होना ही चाहिए। नेक्स्ट सैशे, अकॉर्डिंग टू द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 देयर इज ऑल्सो अ कंप्लीट बैन इन सैशेट यूज। चलो यार एक ही चीज़ है यही सब ऑलमोस्ट, ठीक है। क्या मैं बताऊँ, वो जो गुटखा, तंबाकू, पान मसाला होता है ना उसमें भी तो प्लास्टिक सैशे होता है ना, वो सबको भी बैन कर जाने की बात की जा रही है। क्योंकि वो भी जो सैशे है ना एक आता है आपका जाकर कागज का भी आता है। हाँ उस कागज को थोड़ा प्रोसेस करके बनाना पड़ता है टेक्निकली, जिससे थोड़ा पानी लेकर वो भीग ना जाए, ये कुछ हो ना जाए, ठीक है। तो प्रमोट की जा रही है दैट प्लास्टिक वाला जो सैशे आप यूज करते हो वेरियस टोबैको प्रोडक्ट में, गुटखा प्रोडक्ट में, पान मसाला प्रोडक्ट में, बोलो जुबा केसरी वो वाले प्रोडक्ट में, तो वो सब नहीं यूज करना है, ठीक है। चलो हाउ आर अदर कंट्रीज डीलिंग विद सिंगल यूज प्लास्टिक? ना सवाल ये होता है डिफरेंट अदर कंट्रीज क्या कर रही है। यूनाइटेड नेशंस में सिंगल यूज प्लास्टिक्स को लेकर एक कंसेंसस जमा है जिसमें 124 कंट्रीज हु आर पार्टीज टू यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली इंक्लूडिंग इंडिया, उन्होंने एक रेजोल्यूशन में साइन किया है जिसमें बोली जा रही है लीगली बाइंडिंग फॉर सिग्नेटरीज टू एड्रेस द फुल लाइफ ऑफ प्लास्टिक फ्रॉम प्रोडक्शन टू डिस्पोजल टू द एंड ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है। बांग्लादेश ऑलरेडी एक पहला कंट्री ऐसा बन चुका था जिसने 2002 में ही थिन प्लास्टिक बैग्स में बैन लगा दिया था। चाइना ने इशू किया है बैन ऑन प्लास्टिक बैग्स
इन 2020, वो भी फेस्ड मैनर में इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है चाइना। EU यूरोपियन यूनियन बैन्स सिंगल यूज प्लास्टिक फॉर विच ऑल्टरनेटिव्स आर ऑलरेडी अवेलेबल। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट, इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज लिया गया दोस्तों, जुडिशियल ओवररीच के बारे में बात की जा रही है। GS2 सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, उस टॉपिक से आप इसको रिलेट कर सकते हैं GS2 का। जुडिशियल ओवररीच के बारे में बात कर रहा हूं। जुडिशियल ओवररीच मतलब जैसे देखो, एग्जीक्यूटिव का अपना दायरा होता है काम करने का, ठीक है, जुडिशरी का अपना दायरा काम होता है करने का, लेजिस्लेचर का अपना दायरा होता है काम करने का। बट कभी कभी क्या होता है ना, दैट ये जो ब्रांच है जुडिशरी, वो अपना दायरे को पार कर लेती है, हद से पार कर जाती है। हाँ, वैसे तो आर्टिकल 142 एक आर्टिकल बना हुआ है हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में, जो क्या अनडाउटेडली सुप्रीम कोर्ट को डिस्क्रिशनरी पावर जरूर प्रोवाइड करता है, दैट आप अगर कोई ऐसा मैटर हो जिससे आपको लगता है दैट कंप्लीट जस्टिस पब्लिक कोई भी पब्लिक प्रोसीडिंग्स में किया जा सकता है, तो आप उसके लिए अलग से कानून बना सकते हो अगर मेन सरकार कानून नहीं बना रही है। तो ये तो पावर दिया गया है, बट पहले तो आप मौका दोगे ना आपको, जो पावर में है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसको तो पहले पावर मौका। हम देखो ना, हम और आप लोगों को इलेक्ट क्यों करते हैं, जिससे वो लोग जिसको हम लोगों ने इलेक्ट किया है वो हमारा डिसीजन ले, ना कि जुडिशरी। ठीक है, अनडाउटेडली जुडिशरी जो भी काम करती है वो कानून के आधार पर ही करती है, बट अल्टीमेटली हम लोग किसी को वोट देकर जिताते भी तो है ना। क्यों जिताते हैं? यही रीजन के तो लिए जिताते हैं। तो अब क्या बोला गया दैट इस आर्टिकल का कभी कभी मिसयूज किया जाता है, कभी कभी जुडिशरी के द्वारा, और वो खुद जुडिशियल ओवररीच का कंडीशंस हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज यहां पर बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, दैट one stop solution to resolve complicated issue of policy and society is a reflection of waning power of discourse and consensus building। देखो, कोई भी अगर सोचो सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ कानून बना दे, ठीक है, उसमें कौन बनाएंगे? जजेस कानून बना रहे हैं, राइट। बट अगर हमारा लेजिस्लेचर कानून बना है, लोकसभा राज्यसभा से वो कानून पास होगा, तो वह उस कानून में डिस्कोर्स होगा, दैट इज ऑपोजिशन पार्टी उसको मना करेगी दैट हाँ इसके ये प्रोविजंस गलत है, इसको हटाइए, एडिट कीजिए। ठीक है, कंसेंसस बिल्डिंग के थ्रू ही अल्टीमेटली कोई कानून बनता है हमारे देश में। ठीक है, तो वो चीज कहीं ना कहीं नहीं होगा अगर जुडिशियल ओवररीच हो जाए। वैसे अगर देख लीजिए हमारे देश में क्या अभी तक केसेस के जुडिशियल ओवररीच हुए हैं? जी हाँ, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, जैसे नेशनल एंथम केसेस, इंपोजिशन ऑफ पेट्रियोटिज्म इन नेशनल एंथम केसेस, वो था बैन ऑन फायर क्रैकर्स, ये सरकार का काम था, लेकिन अगेन कोर्ट आ जाती है बीच में, राइट। बैन ऑन सेल ऑफ अल्कोहल्स इन एंड अलोंग नेशनल हाईवेज एंड स्टेट हाईवेज, ये अगेन किनका काम है? राज्य सरकार का, बट कौन आ जाती है? जुडिशरी बीच में आ जाती है। ठीक है, ऑर्डर्स ऑन सेक्स वर्कर्स, तो ऐसे बहुत सारे हैं जो क्या कहीं ना कहीं केसेस दिखाते हैं ऑफ जुडिशियल ओवररीच, राइट। और जुडिशियल ओवररीच का सिंपली डेफिनेशन भी बताया गया है दैट कोई भी डेमोक्रेसी में जुडिशियल ओवररीच बिल्कुल अनडिजायरेबल है। क्यों? क्योंकि जुडिशरी अपना जो दायरा है उसको पार करके कानून बनाना स्टार्ट कर देती है। अगर आप कानून बनाओगे तो इतना जो पेंडिंग केसेस है वो सॉल्व कौन करेगा? आपको जो काम दिया गया आप वो काम करो, राइट। ये यहां पर बोला जा रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, द हिंदू से यह लिया गया है, कहा जा रहा है ऑस्ट्रेलिया सीक्स टू रिवाइटलाइज इंडो पैसिफिक टाइज, है ना। बात बोला जा रहा है यहाँ पे, इंडिया इज वन ऑफ द ऑस्ट्रेलियाज क्लोजर सिक्योरिटी पार्टनर, ये तो आपको पता है। और ऑस्ट्रेलिया ये चाह रही है दैट इंडिया के साथ एंगेजमेंट को कैसे और भी ज्यादा डीपर बनाया जा सके। GS2 के इस टॉपिक से आप इसको आराम से रिलेट कर सकते हैं। एक्चुअली अभी न्यूज में भी इसलिए क्योंकि पहला हाई लेवल विजिट ऑस्ट्रेलिया का होने वाला है ना, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट इन ऑस्ट्रेलिया। इनफैक्ट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का अगर डिफेंस कॉपरेशन के बारे में बात की जाए तो अनडाउटेडली डिफेंस कॉपरेशन हमारे दोनों देशों के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जरूर साइन की गई है ऑन जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ सिक्योरिटी कॉपरेशन। देयर आर फ्रीक्वेंट एक्सचेंज ऑफ विजिट्स, जी हाँ, हमारे हायर ऑफिशियल्स ऑफ नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, राइट, उनके हायर ऑफिशियल्स बीच बीच में आते जाते रहते हैं और कहीं ना कहीं रेगुलर एक्सचेंजेस होता रहता है हमारे दोनों देशों के बीच में वेरियस ट्रेनिंग्स का, जिससे हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उनके आर्मी या फिर नेवल फोर्सेस या फिर एयर फोर्सेस को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, उनके जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। वैसे हमारे नेवी मतलब इस सेक्टर में जो है हम ज़्यादा एक्सपर्ट है टेक्निकली अगर बोला जाए तो, क्योंकि देखो ऑस्ट्रेलिया अगर देखोगे
अभी तक उनका किसी के साथ झगड़ा ही नहीं हुआ है, ठीक है। आइलैंड कंट्री है, आइसोलेटेड, कोई उनका नेबर नहीं है, हमारे तरह पाकिस्तान चाइना है ही नहीं उनके पास कोई नेबर, ठीक है। आराम से कोई टेंशन फ्री है वो लोग, ठीक है। बट अभी ऐसा सिचुएशन आ गया है जब चाइना का खतरा उनके ऊपर मंडरा रहा है, ठीक है। तो उसी के कारण ऑस्ट्रेलिया का ये लग गया दैट हाँ भाई फ्यूचर में जो है हमें लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ बिल्कुल कॉपरेशन बढ़ानी ही पड़ेगी, right? India Australia defense relationship has now encompassed almost every major function of military, whether it be security dialogue, military exercises, exchange and training programs, या फिर defense scientific and technological cooperation, सब सेक्टर में हम लोग आगे आ रहे हैं और of course this is expected in future as well, right? So anyways guys, बहुत हद तक हम लोगों ने आज आर्टिकल्स देखा। अब कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं जो कि हम लोगों ने कल के आर्टिकल कल जो हम लोग क्लासेस डिस्कस कर रहे थे उसमें हम लोगों ने पूछा था। जैसे रुक्मिणी कृष्ण यात्रा के रिलेटेड कुछ दो स्टेटमेंट्स दिए गए थे, जिसमें पहला तो बिल्कुल सही था, दूसरा में यहाँ पे लॉर्ड विष्णु नहीं लॉर्ड कृष्ण था, राइट। सो ऑफ कोर्स दिस इज रॉन्ग, राइट। तो इसलिए पहला ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये वाला वीज़ा तो बहुत अच्छे से मैंने बताया था, ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको इशू करती है। थर्ड वाला ऑप्शन था बैंक बोर्ड ब्यूरो के रिलेटेड, 1982 में नहीं ये इतना पुराना नहीं है भाई, बहुत रीसेंट नया है, तो ये तो खैर गलत हो गया। दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टेक्स द फाइनल डिसीजन ऑन द अपॉइंटमेंट। हाँ, अभी तक के लिए तो ये केस है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फाइनल डिसीजन लेती है। बट कल हम लोगों ने आर्टिकल में डिस्कस किया था दैट बैंक बोर्ड ब्यूरो का नाम भी चेंज कर दिया जाएगा फ्यूचर में, और कुछ फंक्शनिंग दैट इज स्ट्रक्चरल चेंजेस भी लाए जाएंगे उसके बाद, लेकिन बहुत कुछ चेंजेस आ सकता है यहाँ पर, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगेन अभी के लिए शायद बी इज द करेक्ट आंसर, बट फ्यूचर में शायद 3 मंथ्स और 4 मंथ्स डाउन द लेन अगर आप चले जाइएगा, उस समय ऐसा हो सकता है दैट इस पे कुछ करंट अफेयर्स कुछ चेंजेस हो जाए, राइट। तो उसके हिसाब से लेकिन आंसर भी फ्यूचर में चेंज होगा, लेकिन ठीक है। एनीवेज, तो ओवरऑल करेक्ट सीक्वेंस जो है वो ACB हुआ, जिसमें ACC, ओके। इफ्तिकार आपका लास्ट वाला देख लीजिएगा, गलत है। हसल बसल सही है, ACB BCB, ओ माय गॉड, नहीं यहाँ पे A होगा। अपूर्व ज्योति है ना आपका, यहाँ गलत है। प्रियंका का सही है, ACB। मणिपुरी डांस, अच्छा हाँ, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था किन्हीं का, मैंने कमेंट भी देखा था शायद कल ही, उन्होंने लिखा था दैट मैंने जो आपको पूछा ना दैट बताइए, एक तो सैट्रिया डांस फॉर्म है असम से, और दूसरा डांस फॉर्म कौन है नॉर्थ ईस्ट का, जो क्या नॉर्थ ईस्ट से एक राज्य से है। तो ऑफ कोर्स आप लोगों ने आंसर भी लिखा है, मणिपुर फ्रॉम मणिपुरी, ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली दिस इज द करेक्ट आंसर। बट किसी बच्चे ने ऐसा कमेंट लिख दिया था ना दैट सर को क्या पता नहीं है, मतलब आई मीन देखो भाई, परसों वाले न्यूज़ में ही हम लोगों ने 8 क्लासिकल डांस फॉर्म को प्रॉपर्ली डिस्कस किया था, राइट। सो मैं जस्ट मैंने इसीलिए कल भी बोला था दैट हाँ कल ही मैंने कल मैंने बोला था दैट कल दैट इज पास्ट में, दैट इज परसों मैंने वो आर्टिकल पढ़ाए थे। इसलिए आप लोगों का ये काम है दैट आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। आप लोग इसको मिस इंटरप्रेट मत करो, ऐसा भी मिस इंटरप्रेट मत करो भाई, ठीक है। एनीवेज, चलो आज के क्वेश्चन से इसका आंसर जरूर से लिख लीजिएगा विथ रेफरेंस टू अच्छा हाँ, कुछ इतने सारे आंसर्स आ गए थे ना दैट कुछ आंसर्स हम लोगों ने ले भी नहीं पाए। एनीवेज, विल डिस्कस दैट एज वेल। आज का क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू जेनेवा पैकेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज आउटकम ऑफ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन G20 समिट। दूसरा है मेंबर स्टेट्स एग्रीड फॉर टेम्पररी वेव ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पेटेंट्स ऑन COVID-19 रिलेटेड ऑल द मेडिकल टूल्स एंड डायग्नोस्टिक्स एंड ट्रीटमेंट्स। Which of the statement given is or are above is or are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Next, recently Bharat Gaurav train seen in news is made to run on the Ramayan circuit identified under Swadesh Darshan scheme. This train runs between which two countries? Of course, India एक तो होगा ही, माफ करना इस क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है, हाँ एक तो होगा इंडिया है ना, एंड दूसरा कंट्री कौन है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, या फिर म्यांमार है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक अकाउंट्स फॉर 1/3 ऑफ ऑल द प्लास्टिक्स प्रोड्यूस्ड ग्लोबली। दूसरा स्टेटमेंट है इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू बैन थिन प्लास्टिक बैग्स इन द ईयर 2002। चूज द करेक्ट ऑप्शंस, 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से अपना आंसर लिखिएगा। We will just wait for your answers to come. This is all about the discussion for today's class. We'll be meeting in the next session. Till then, bye bye. Take care and thank you guys. Thank you for listening to the whole video. Thank you very much.